नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संसद के अभी तक हम लोग 13 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं और ये हमारा 14वां लेक्चर है और इसमें बजट का सेकंड पार्ट यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। बजट का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हम लेक्चर 13 में कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो या आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी ये लेक्चर आप देख सकते हो। तो वो लेक्चर आप देख लोगे 13 यानी बजट का पार्ट फर्स्ट, तभी ये सेकंड समझ में आएगा। तो बजट जो प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके प्रस्तुत किए जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बजट जैसे हम लोग सुनते हैं कि बजट राष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में रखवा दिया, बजट पास हो गया और सरकार को पैसा मिल गया, काम चलना शुरू हो गया। इतना आसान नहीं है। बजट जब बनता है और उसे संसद में पेश किया जाता है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये बजट फाइनली आ पाता है और सरकार को कार्य करने के लिए पैसा मिल पाता है। ठीक है, तो बेसिकली बजट के माध्यम से सरकार कार्य करने के लिए अनुदान मांग प्रस्तुत करती है और वो अनुदान मांग जब स्वीकार हो जाती है तो सरकार को धन प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है और तब सरकार संचित निधि से धन निकालती है। लेकिन धन निकालने के पहले उसको एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक पहले पास कराना पड़ता है, तब कहीं जाकर सरकार को धन मिलता है और तब सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं वो अपनी अपनी योजना को संचालित कर पाते हैं। ठीक है, तो संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट की जो प्रक्रिया है वो 6 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण होता है बजट को प्रस्तुत करना यानी प्रस्तुतिकरण का चरण। ठीक है, पटल पर रख दिया गया और इसके बाद फिर उस पर आम बहस होती है। ठीक है, आम बहस के बाद फिर जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं उसके द्वारा जांच की जाती है। किस चीज़ की जांच की जाती है, मतलब इसमें जो अनुदान मांगे रखी जाती है ना, उनकी डिटेल में जांच करती है और जांच करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करती है। फिर जो अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है सरकार के द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों के लिए, विभिन्न मिनिस्ट्रीज के लिए, तो उन अनुदान मांग पर मतदान होता है और जब मतदान हो जाता है तो वो अनुदान मांग अनुदान अधिनियम बन जाता है और फिर सरकार को धन निकालने की अनुमति मिल जाती है और मतलब सरकार को उतना धन अब स्वीकार कर लिया गया, संसद ने स्वीकार कर लिया कि आपको इतना धन अब दिया जाएगा। लेकिन धन निकालने के लिए भी विनियोग विधेयक पारित करवाना होता है। ठीक है, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सरकार को संचित निधि से धन मिल जाता है और इसके बाद फिर लास्ट में जो 6वां चरण होता है वो वित्त विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, और वित्त विधेयक जो होता है इसमें सरकार की जो व्यय संबंधी, मतलब क्या क्या व्यय व्यय नहीं, आय, तो आय संबंधी कहाँ से आय होती है वो चीज़ें उसमें उसको वैधानिक स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 चरण हैं और इन 6 चरणों से बजट जब गुजर जाता है तो बजट की प्रक्रिया को कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो आइए इन्हीं 6 चरणों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बजट से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम के, मेंस के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रीलिम और मेंस दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये ऐसा पार्ट है जिसको बहुत से लोग स्किप कर देते हैं और वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, तो बजट का हम वो पक्ष यहाँ पर सीखेंगे जिसका लेना देना संविधान से है। ठीक है,
और बजट का जो आर्थिक पक्ष है वो हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हम इस बजट के 6 चरणों को डिटेल में बताएं उसके पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आपको हमारे क्लास अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बहुत डिटेल में होता है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में होता है। और वो ऑनलाइन कक्षाएं आपको हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन है रविन एकेडमी, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इसको लॉगिन कर लेंगे और हमारे ऑनलाइन क्लास आपके मोबाइल पर चलने लगेंगे, यानी हमारी ऑनलाइन कोचिंग आपके मोबाइल पर आ जाएगी और आप वहाँ से मनचाहा कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सूचना है, एक हम लोग प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं रविन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले, जिसको कहते हैं मिशन आईएएस। आप स्क्रीन पर देखिए, वो दिख रहा है मिशन आईएएस। तो मिशन आईएएस के तहत हम पूरे भारत से स्टूडेंट को यहाँ पर लेते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी कराते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ अवेलेबल कराया जाता है और वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज होता है। तो जो बच्चे हिंदुस्तान में, भारत में कहीं भी बैठे हुए हैं, रिमोट एरियाज में जो नहीं आ सकते हैं पढ़ने के लिए, वो घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, आईएएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो आप मिशन आईएएस से जुड़ने के लिए क्या करेंगे, आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपको मिशन आईएएस से जोड़ लेगी। तो आप इस तरीके से स्टडी फ्रॉम होम के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी सूचना। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो 6 चरण हैं उसको डिटेल में। तो पहला चरण बजट प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पहला चरण बजट प्रस्तुतिकरण। बजट प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परंपरा के अनुसार, है ना, एक परंपरा बनी हुई है, परंपरा अनुसार, ट्रेडिशन है एक, परंपरा अनुसार वित्त मंत्री यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, इसे लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। पहली बात, प्रस्तुत करते हैं। तो बजट सबसे पहले कहां लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ये परंपरा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, और बजट प्रस्तुत करने का जो मंथ होता है वो फरवरी, जो फरवरी का महीना होता है उसका जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डेज में, लास्ट वर्किंग डेज, ठीक है, यानी अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो बजट जिस सेशन में प्रस्तुत किया जाता है उसको संसद का बजट सत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2017 से एक परंपरा और विकसित की गई है, इसको 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो 2017 से बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये बजट सेशन में ही आता है। और बजट सेशन क्या होता है, साल का संसद का पहला सत्र है ना, जिसको हम बजट सत्र, और सबसे लंबा यही होता है, बजट सत्र ही सबसे लंबा होता है। और बजट को 2 से अधिक खंडों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आप नोट करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए, वैसे भी आप लोग बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं और
बहुत लोगों के नोट्स तो इतने अच्छे बन के आते हैं कि बड़ी तारीफ करने का मन होता है, और तारीफ मैं करता भी हूँ, प्रमोट भी करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बना के भेजते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत गजब हो जाएगी। ठीक है, तो बजट प्रस्तुत करने से पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री महोदय होते हैं, वो एक स्पीच देते हैं जिसको बजट भाषण कहा जाता है। आप सुनते होंगे, ठीक है, कि बजट भाषण क्या होता है, बजट स्पीच, बजट भाषण। अब ये यहां से आपका प्रीलिम का क्वेश्चन बनेगा। तो बजट भाषण क्या होता है और बजट भाषण कौन देता है? तो बजट भाषण कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो बजट भाषण वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और बजट प्रस्तुत करने के पहले, ठीक है, कब दिया जाता है? बजट प्रस्तुत करने के पहले, प्रस्तुतिकरण के पहले, ठीक है। लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत किया था उसके पहले वो बजट स्पीच देते हैं। अब इस बजट स्पीच में होता क्या है? तो बजट की जो खास विशेषताएं होती हैं, बेहद शॉर्ट में उन विशेषताओं को इसमें बताया जाता है। तो बजट भाषण में होता क्या है? बजट की खास विशेषताओं को गिनाया जाता है, ठीक है। तो बजट भाषण कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं। कब? बजट प्रस्तुत करने के पहले। और जब बजट भाषण समाप्त होता है, यानी बजट भाषण के लास्ट में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो बजट भाषण के लास्ट में, के अंत में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगर आप लेक्चर को पूरा धैर्य के साथ पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको फिर कभी दोबारा कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। यहाँ चाहे प्रीलिम का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व करने में कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर होता है। और इतनी प्रक्रिया जब लोकसभा में हो जाती है, इसके बाद बजट फिर कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में ये प्रक्रिया होने के बाद बजट जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो कि मैंने आपको शायद इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, कि बजट में जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है, तो बजट में जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें कटौती भी किया जा सकता है। जितना मांगा गया जरूरी नहीं कि उतना दिया जाए, तो उसके लिए कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन लाया जाता है। तो ये बात हमने आपको कट मोशन पहले ही पढ़ा दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, जब हमने आपको प्रस्ताव पढ़ाए थे। तो प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो जो अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है बजट में, उसमें जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, ठीक है। हालांकि वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो आपने सुना होगा कि बजट के टाइम पर एक इकोनॉमिक सर्वे जैसा भी कुछ चीज होता है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो यहां पर आप इसको नोट में लिख लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये होता क्या है? ये एक्चुअल में जो पिछला बजट, जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जो बीत गया, उसका सर्वे किया जाता है। उसको कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। मतलब जो बजट अनुमान था वो वास्तव में
अनुमान कितना सटीक रहा, यानी जो बजट आता है वो आगामी वर्ष का आता है, यानी जो वर्ष स्टार्ट होता है तो उसमें अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जब वर्ष खत्म हो जाता है, जब वो फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है, तो ये देखा जाता है कि हमने जो अनुमान लगाया था वो कितना सटीक रहा, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, यानी कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका जो हमने एस्टीमेट लगाया था वो कितना सटीक रहा। इस चीज़ की जांच करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है। ये कंट्री की, ये हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है, इकोनॉमिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब कितना आय रहा, कितना व्यय रहा, व्यय ज़्यादा हुआ, आय कम हुआ, बजट घाटे में चला गया तो हमने बहुत सारा ऋण ले लिया, तो कितना ऋण लिया है ना, कितना घाटा हुआ, तो घाटा कितने प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है ना, एक प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई देता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि देश की वास्तव में सिचुएशन, कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे तब इकोनॉमिक सर्वे को हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वैसे भी जो इकोनॉमिक सर्वे होता है साल भर का लेखा जोखा कि क्या स्थिति रही देश की, कितना कर्जा लिया गया है ना, कितना इनकम हुआ, कहाँ कहाँ व्यय किया, ये कितना जीडीपी में ग्रोथ हुआ, जो अनुमान लगाया था वो कितना हुआ, ये सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं। और जब हम आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से 4-5 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बच्चे जब पेपर देते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे का इंतजार करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आ जाए तो उसको हम पढ़ लें, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं क्योंकि वो देश की आर्थिक स्थिति को बताता है, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे होता है पहले बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। आगामी साल का अनुमानित बजट और बीते हुए साल का इकोनॉमिक सर्वे एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन आज की डेट में इसको इकोनॉमिक सर्वे को बजट प्रस्तुत करने के 1-2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो बजट से 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाने लगा है, इसे प्रस्तुत किया जाने लगा है, किया जाने लगा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, ठीक। तो ये तो हो गया बजट प्रस्तुतिकरण पहला चरण, ठीक है। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें कोई विचार विमर्श, कोई बहस नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग इसके दूसरे चरण पर पहुंचते हैं। बजट का जो दूसरा चरण है, सेकेंड फेज, है ना। अब एक तो प्रस्तुतिकरण हुआ, फिर उस दिन इस पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा चरण जो होता है वो आम बहस का चरण होता है। बजट पर आम का मतलब होता है एक सामान्य सी जो चर्चा होती है, ठीक है, आम बहस का जो चरण होता है, ठीक है। मोटी मोटी चर्चा होगी बजट पर, ठीक है। तो इसमें लगभग 3-4 दिनों तक इस पर ये बहस होती है ना। कितने दिनों तक होती है? ये 3-4 दिनों तक बहस चलती है। बहस मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है कि आप सोचो कि बहस लड़ाई झगड़ा है, नहीं। तो 3-4 दिनों तक ये चलती है, ठीक है। मतलब इस पे विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है। और इसी दौरान यही जो डिस्कशन का समय है, आम जो बहस का टाइम है 3-4 दिन का, तो इसी समय लोकसभा बजट के पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा करती है, ठीक है। तो इसी दौरान यही 3-4 दिनों में लोकसभा बजट के सभी हिस्से पर या कुछ आंशिक हिस्से पर चर्चा करती है। बजट के संपूर्ण
यानी संपूर्ण बजट ऐसे कह सकते हो, लोकसभा संपूर्ण बजट या आंशिक, ठीक है, या तो पूरे पूरे बजट पर या उसके कुछ हिस्सों पर, यानी आंशिक भाग पर चर्चा करती है, पर चर्चा करती है, ठीक है। तो ये काम सब लोकसभा में हो रहा है, प्रस्तुत किया गया कहाँ, लोकसभा में। प्रस्तुत करने के बाद क्या शुरू होगी, आम बहस। कितने दिन चलेगी, 3-4 दिन। इस दौरान क्या करेगी लोकसभा, बजट के संपूर्ण बजट या उसके कुछ पार्ट पर चर्चा करती है, ठीक है। और फिर इससे अगर संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वो प्रश्न उठाए जाते हैं। भाई जब चर्चा होगी तो कुछ क्वेश्चन तो उठेंगे, तो इसी दौरान कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, प्रश्न उठते हैं। और ये जो प्रश्न उठते हैं बजट से जुड़े हुए, इसका जवाब देना फाइनेंस मिनिस्टर का ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न उठते हैं इसका जवाब कौन देता है, वित्त मंत्री जवाब देते हैं। तो बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार है कि वो इसका जवाब दे, है ना। तो बहस के अंत में जब विचार विमर्श पूरा हो जाएगा कि अब आपने सारा विचार विमर्श कर लिया, तो जो क्वेश्चन उठे उसका मैं जवाब दूंगा, मेरा अधिकार है। कौन कहता है, वित्त मंत्री। तो बहस के अंत में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देने का अधिकार रखते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं, ये उनका राइट है, ठीक है। तो इतना काम होता है दूसरे चरण में, है ना। तो दूसरा चरण समझ में आ गया, बजट का दूसरा चरण, ठीक है। अब हम लोग तीसरे चरण पर पहुंचते हैं और उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो तीसरा चरण क्या है, विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी अब, है ना। तो तीसरा चरण विभागीय समितियों द्वारा जांच, समितियों द्वारा जांच, ठीक है। इसकी इंक्वायरी की जाएगी, है ना, एक मतलब जांच की जाएगी, ठीक। आइए समझते हैं अब ये विभागीय समितियां क्या जांच करेंगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कमेटीज कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल कमेटीज कितनी होती हैं, 24 होती हैं, और ये स्थायी होती हैं, परमानेंट। अभी हम पढ़ेंगे संसद में जो समितियां बनती हैं, वो लेक्चर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बजट खत्म करने के बाद, ठीक है। तो ये जो समितियां होती हैं कितने टाइप की होती हैं, इनको क्यों गठित किया जाता है, इनका काम क्या होता है, इसमें प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। बस केवल आप लोग पूरा लेक्चर देखते रहिए। पहले आप इसको देखिए, एक राउंड इसको पूरा देख लिया करिए, फिर देखने के बाद चिंतन मनन करिए, फिर दोबारा उसको देखिए, फिर पॉज कर करके नोट्स बनाइए। ये दो राउंड आप देखिए, मेरी बात मानिए ध्यान से, ठीक है, तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो विभागीय समितियां यहां पर कितनी रहती हैं, 24, ठीक है। 24 में इसमें जो 16 विभागीय समितियां होती हैं वो लोकसभा से होती हैं, और 8 जो होती हैं वो राज्यसभा से होती हैं। और ये डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, तो इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वो इस बात की जांच करते हैं कि बजट में जो सरकार ने मांगे प्रस्तुत की हैं वो कहाँ तक उचित हैं, क्या है, इसकी वो जांच करती हैं, और इसके बाद फिर उस पर रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। ये काम होता है यहाँ पर, क्लियर, तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में बजट पर आम बहस जब पूरी हो जाती है उसके बाद ये शुरू होता है। ये क्रम याद रखिएगा, आम बहस कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद ये शुरू होगा। तो आम बहस होने के तुरंत बाद ये नहीं शुरू होता है, ठीक है। तो आम
मतलब बजट पर आम बहस कंप्लीट होने के बाद सदन को 3-4 हफ्ते तक स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आम बहस पूरी होने के बाद सदन को, यानी जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, क्योंकि बजट कहाँ आया, पहले लोकसभा में ही आया है। ठीक है, ठीक, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है ना? चलो, तो सदन को 3-4 सप्ताह यानी हफ्ते, लगभग 1 महीना, है ना, हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाता है, मतलब उसे रोक दिया जाता है, कर दिया जाता है। आपको हमने पढ़ाया है कि स्थगन क्या होता है और स्थगन करना किसका काम है। प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तभी तो मैं कहता हूं जब तक आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो डायरेक्ट अगर ये लेक्चर देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो सारे लेक्चर क्रम से देखने हैं, ठीक है, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर क्रम से लगे होंगे या हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारा जो चैनल है और एप्लीकेशन, इसमें अंतर क्या है? देखिए, यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पर कुछ और ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारा डाउट सेशन भी डिस्कस किया जाता है, वहाँ पर और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर और ज़्यादा मिलती हैं। खैर कोई बात नहीं, तो इसको स्थगित कर दिया जाएगा और इसी दौरान जब ये 3-4 सप्ताह के लिए जो सदन होता है, हाउस, लोकसभा, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, एडजॉर्न कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी दौरान ये 24 समितियां इसकी जांच करने लगती हैं। सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इसी बीच में ये जो 24 सदस्य जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं ये इसकी जांच कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसी दौरान विभागीय समितियां जांच शुरू कर देती हैं। समितियां जांच शुरू कर देती हैं। ये 6 चरण आप आज के बाद नहीं भूलोगे, इसलिए कहते हैं ना, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन सिस्टमेटिक कौन पढ़ता है। एक बार आपने समझ लिया, आपके दिमाग में खाका बन गया, नोट्स बना लिया, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ बजट के कितने चरण होते हैं, आप धड़ाधड़ बता दोगे। ठीक है, किस चरण में क्या काम होता है आप तुरंत बता दोगे, 4 बार इसको पढ़ोगे रट जाएगा। ठीक है, यही होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो धैर्य के साथ आप लेक्चर को अटेंड करो, नोट्स बनाओ। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो विभागीय समितियां जांच करेंगी। अब ये जांच क्या करेंगी भी, क्या करेंगी जांच में? तो जांच में क्या करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती है ना बजट में, अनुदान मांगे यानी अनुदान मांगों की जांच आदि काम करते हैं, आदि कार्य करती है। अपने सर अनुदान मांग, अरे जब बजट तैयार किया जाता है ना तो बजट में ही सारी चीजें ये बना दी जाती हैं, क्या क्या किस किस मंत्रालय को कितनी मांग होगी, है ना, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। तो बजट का जो थैला लेके आते हैं ना वित्त मंत्री, उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सब लिखा रहता है, कितनी आय होगी, कितनी व्यय होगा, कि डिफेंस में कितना खर्च किया जाएगा, है ना, समाज कल्याण के लिए कितना खर्च किया जाएगा, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा किसी योजना को संचालित करने के लिए, ये सब कुछ लिखा होता है उसमें, उस डॉक्यूमेंट में, उस दस्तावेज में। ठीक है, तो अनुदान की मांगे उसमें लिख दी जाती है कि इस डिपार्टमेंट को इतना
पैसा अलॉट किया जाए। तो इसी की तो जांच करेंगी ना विभागीय समितियां। अब विभागीय समितियों को लगा कि ये अनुदान मांग उचित नहीं है, अनुचित है, ठीक है, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाएगा सरकार पे कि ये आपकी मांग इतनी जो है वो जायज नहीं है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, अनुचित मांगे अगर सरकार रखती है तो विभागीय समितियां उस पर रिपोर्ट तैयार कर देंगी और बता देंगी कि ये डिमांड आपकी अनुचित है। तो जो संसद होती है ना, अपनी जो समितियां बनाती है, इन समितियों के माध्यम से सरकार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। एक बार फिर से सुन लो, संसद अपनी इन समितियों के माध्यम से सरकार के द्वारा मनचाही मांगों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। यानी सरकार के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल स्थापित करती है पार्लियामेंट, किसके माध्यम से, डिपार्टमेंटल कमेटीज के माध्यम से। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जांच के बाद ये क्या कर दी है, जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। तो आफ्टर जांच क्या होगी, रिपोर्ट तैयार कर देगी। कौन, ये विभागीय समितियां रिपोर्ट जारी करेगी और इस रिपोर्ट को दोनों सदनों के पास भेज दिया जाएगा। दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा। तो ये रिपोर्ट कहाँ रखी जाएगी, लोकसभा के पास भी जाएगी और राज्यसभा के पास भी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, विभागीय समितियों के द्वारा जांच की जाएगी, जांच करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को कहाँ भेज दिया जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के पास, ठीक है। ओके, बात क्लियर हो गई। अब जो लोकसभा, राज्यसभा है वो अपना एक्शन लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कि विभागीय समितियों का इतना काम होता है। तो तीसरे चरण में विभागीय समितियों द्वारा जांच में इतना काम होता है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नोट्स बना लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, किताब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये जो विभागीय जो ये समितियां हैं ना, स्थायी समितियां, स्थायी समितियों की व्यवस्था 1993 से शुरू की गई थी, ठीक है। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब ये अनुदान मांगों की जांच वांच कर ली, रिपोर्ट तैयार कर दी गई, ओके हो गया जो कुछ होना था। अब क्या होगा, ये अनुदान मांगों पर क्या किया जाएगा, मतदान किया जाएगा, ठीक है। और अनुदान मांगों पर मतदान कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। कहाँ होगा, लोकसभा में। आपको बताया था कि जो ग्रांट रखी जाती है, ग्रांट की जो डिमांड होती है उसकी जांच होती है, उस पर मतदान होगा। पहले जांच की विभागीय समितियों ने, रिपोर्ट तैयार करी, फिर उस पर मतदान होगा। तो यही तो चौथा चरण है ना बजट का, अनुदान मांगों पर मतदान। तो ये चौथा चरण है, अनुदान मांगों पर मतदान, अनुदान मांगों पर मतदान। अब ये जैसे विभागीय समितियों ने अनुदान मांगों की जांच कर ली और लोकसभा के पास रिपोर्ट लगा दी। अब लोकसभा में इन अनुदान मांगों पर क्या किया जाएगा, मतदान होगा, ठीक है। तो अनुदान मांगों पर मतदान कहाँ होगा, ये लोकसभा का अधिकार होता है, ये लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, लोकसभा का विशेषाधिकार, ये आपको याद रखना है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनुदान मांगों पर मतदान किस हाउस में होता है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और प्रत्येक ये जो मांगे होती है ना, ये मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है। मतलब ये हर एक मंत्रालय की अलग अलग अनुदान मांगे होती हैं, ठीक है। तो अनुदान मांगे प्रत्येक मंत्रालय की अपनी अपनी होती हैं, प्रत्येक मंत्रालय की अपनी अपनी होती है।
अपनी अपनी होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अलग हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अलग हो गई। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग होती है। ओके, अब जैसे जब ये मतदान हो गया इस पर, ठीक है, और जब मतदान कंप्लीट हो गया, पूर्ण मतदान के बाद जो अनुदान मांग होता है वो अनुदान क्या बन जाता है, वो अनुदान बन जाता है, फिर वो ग्रांट हो जाएगा, है ना। मतदान के बाद ये क्या हो जाएगा, मतदान के बाद, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, मतदान के बाद, मतलब वहां पर वोटिंग होती है, मतदान के बाद ये क्या बन जाती है, ये मांग बन जाती है, मांग बन जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने अपने घर के बजट से सोचो, ठीक है, अपने घर के बजट से सोचो, जैसे मान लो आपके घर का बजट है, ठीक है, और आपने मांग रखी कि हमें पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है, मुझे कोचिंग करनी है, तो ये आपकी क्या है, अनुदान मांग है। अनुदान मांग क्या होती है, ऐसी मांग जो स्वीकार कर ली जाए और आपको मिल जाए तो आप उसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रांट है ना, कर्जा थोड़ी ना है। तो ये अनुदान मांग आपने रखी घर में। अब अनुदान मांग को घर में रखा गया, घर की पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये आपकी मांग आई और आपके फादर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है 50,000 रुपये दिए जाएंगे कोचिंग करने के लिए। तो वो अनुदान मांग पे मतदान हो गया और फादर ने उसको डिसाइड कर दिया, ठीक है, तो वो आपकी अब क्या बन गई, मांग बन गई। इसका मतलब वो स्वीकार कर लिया गया। अब फादर कहेंगे कि ये पैसा जाओ तुम बैंक से निकाल लेना, ठीक है, तो एक चेक दे दी गई और चेक में अमाउंट भर दिया गया, बैंक को लगा दी गई, आपको पैसा मिल गया और आप ले गए 50,000 रुपये, जाके आप कोचिंग कर लिए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बस वही चीज़ है, आप अपने स्तर से सोचो, ये भारी भरकम चीज़ें आपको लग रही होंगी, लेकिन जब आप छोटे स्तर पर सोचोगे, अपने घर के बजट पर इसको अप्लाई करोगे, तो ये बड़ा प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका मतलब मतदान हो गया, इसका मतलब है कि लोकसभा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपको आपके हर एक मंत्रालय को इतना इतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब वो अमाउंट निकाला कहां से जाएगा, संचित निधि से, और संचित निधि से अमाउंट निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ना कि फादर ने आपको स्वीकार कर लिया, तो फिर आपको चेक दे दी, आप चेक लेके गए बैंक में लगाएंगे तो पैसा निकलेगा ना। तो यहां पर बैंक का क्या है, संचित निधि, तो संचित निधि से पैसा कैसे निकलेगा, विनियोग विधेयक सरकार वहां पर लेके जाएगी, वो पास होगा तब पैसा निकलेगा ना। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये मांग बन चुकी, मतदान हो गया। अब इस मांग को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहां से, बैंक से नहीं, यहां इसका बैंक क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आते हैं अगले फेज पर। क्लियर। ओके, एक चीज याद रखो, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, कि अनुदान मांगों पर मतदान कहां होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा मतदान कहां करती है, ठीक है, राज्यसभा को मतदान करने का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर होता है। यहां पर लिख सकते हो नोट, राज्यसभा को मतदान करने का अधिकार केवल बजट के मतदान करने वाले हिस्से पर होता है,
मतदान करने वाले हिस्से पर होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर धन से जुड़ी हुई बातें हैं वहां पर मतदान राज्यसभा नहीं करेगी। इसके अलावा बजट के और जो प्रोविजन है वहां पर मतदान राज्यसभा करेगी। तो धन से जुड़े हुए मामलों पर मतदान तो लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। बाकी पोर्शन पर मतदान राज्यसभा करेगी। ठीक है, बजट के और भी जो प्रोविजन होते हैं उन पर। ठीक है, तो लेकिन अगर संचित निधि पर भारित व्यय है तो लोकसभा में भी मतदान नहीं होगा, सिर्फ चर्चा होगी। ठीक है, और जो व्यय संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं उसमें लोकसभा मतदान भी करेगी और चर्चा भी होगी, लेकिन राज्यसभा मतदान वहां भी नहीं करेगी। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर जैसे सारी मांगे यहां पर स्वीकार कर ली गई, ओके, और सारी मांगे स्वीकार कर ली गई। इसके बाद मतलब जितनी भी अनुदान मांगे थी वो स्वीकार हो गई। इसके बाद कुछ और भी मांगे बच गई, इसके अलावा भी कुछ मांगे बच सकती हैं अनुदान मांगों के अलावा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंतिम दिन जब लास्ट डे बचता है बजट का, है ना, अनुदान मांगे स्वीकार करने का जो लास्ट दिन बचता है, तो उस दिन क्या करता है, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, जो स्पीकर महोदय होते हैं, ये क्या करते हैं, जो शेष मांग अनुदान मांगों के अलावा और भी मांगे होती हैं, तो शेष मांगों पर मतदान कराते हैं। मतदान कराता है कौन? अध्यक्ष। ठीक है, फिर उस पर चर्चा हुई हो चाहे ना हुई हो, बस जल्दी से मतदान करो क्योंकि लास्ट डे है ना। तो उस पर मतदान कराते हैं और उसको फाइनल करते हैं। ठीक है, तो उसका निपटारा कर देते हैं, उसका मतलब उनका निपटारा करा देते हैं फटाफट कि ये मांग स्वीकार होगी कि नहीं होगी। मतदान करा दिया, चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट दिन बचा है ना, तो उनका निपटारा करा देते हैं, निपटारा करा देते हैं, करा देते हैं। एक बार फिर से समझो, अनुदान मांगों पर तो विधिवत चर्चा हो गई, ठीक है, फिर उस पर मतदान हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मांगे होती है जो बची थी। तो लास्ट डे जो होगा, जो इसका चौथा चरण था, तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, जो बच गई मांगे उन पर तुरंत मतदान करवा देते हैं। अब इस पर चर्चा विचार विमर्श हुआ हो या ना हुआ हो, और जल्दी से उसका निपटारा करवा देते हैं। अगर वो मांग मिलनी है तो पक्ष में मतदान हो जाएगा, अगर मांग नहीं मिलनी तो विपक्ष में। हालांकि लोकसभा में ये सारी चीजें होती हैं और जिसकी सरकार होती है उसका लोकसभा में बहुमत होता है, तो फिर हर एक जो मांग होती है वो स्वीकार ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस लोकसभा में सरकार के ही सदस्य तो बैठे होते हैं, सरकार की जो पार्टी होती है उसी के तो सांसद वहां बैठे होते हैं लोकसभा में। तो ये जितनी भी मांगे प्रस्तुत की जाती हैं वो सारी की सारी पास हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो, ठीक है, तो उनका निपटारा करा दिया। ठीक है, तो इसको गिलोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गिलोटिन बोला जाता है। ठीक है, तो गिलोटिन किसको कहते हैं? क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। तो चौथा चरण अभी तक आप देखें कि क्या क्या यहां पर होता है, और अब हम लोग इंटर करते हैं बजट के पांचवें चरण पर। ठीक है, तो पांचवा चरण क्या है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो चलिए, तो हमारा 1 घंटे का लेक्चर रहता है, अभी 15-20 मिनट बाकी है, 15-20 मिनट पे हम इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। तो पांचवा चरण क्या होता है? विनियोग विधेयक का पारित होना। पांचवा चरण विनियोग विधेयक,
विनियोग विधेयक का पारित होना। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी मांगे थीं वो स्वीकार हो गई, लेकिन अब विनियोग विधेयक को पास करके संचित निधि से पैसा निकालना है केवल। और अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर पैसा मिलेगा नहीं सरकार को। ध्यान रखिएगा, लोकसभा कुंडली मार के बैठी है उस पर, ठीक है, संचित निधि पर एकदम बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई कि हम तुम्हें तब तक पैसा नहीं निकालने देंगे जब तक तुम विनियोग विधेयक पास नहीं कर दोगे। चाहे जितना तुमको स्वीकार कर लिया गया होगा कि हाँ तुमको ये पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब विनियोग विधेयक पारित कर लोगे, ठीक है। तो अब धन निकालने की बारी आती है 5वें चरण में, है ना। तो धन निकालने की बारी आएगी, कैसे निकलेगा? विनियोग विधेयक के माध्यम से। तो धन निकालने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? विनियोग एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। कहां आएगा? लोकसभा में विनियोग विधेयक, ठीक है। अब जो विनियोग विधेयक होता है ये एक मनी बिल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में ही लाया जाता है। तो विनियोग विधेयक कहाँ आएगा? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि जितने भी मनी बिल होते हैं वो सब लोकसभा में लाए जाते हैं पहले, और ये चूंकि मनी बिल है तो लोकसभा में आएगा। इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वो बात अलग है। पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुके हैं बिल, जिससे ना पढ़ाओ वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, ठीक है, तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इस विनियोग विधेयक में होता क्या है? पैसा निकालना है ना। तो जैसे मान लो ये विनियोग विधेयक हमने इसको इस तरीके से बनाया कि ये एक चेक टाइप है ना। विधेयक क्या होता है? बिल क्या होता है? एक मसौदा होगा, और चूंकि ये पैसे निकालने वाला, ये अमाउंट निकालेगा कहाँ से? संचित निधि से, ठीक है। तो विनियोग विधेयक पारित होगा, तो विनियोग विधेयक के पारित होते ही क्या परिणाम होगा? संचित निधि से धन मिल जाएगा सरकार को। संचित निधि से सरकार को, यानी सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं जितना उनके लिए अलॉट किया गया था वो मिल जाएगा, ठीक है। सरकार को धन मिल जाता है, मिल जाता है। तो जो धन पास हुआ था अनुदान मांगों के तहत वही धन मिलेगा, कम ज्यादा नहीं, बदलाव नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा इनको धन मिला था? संचित निधि पर भारित व्यय, इसमें क्या लिखा रहेगा? संचित निधि पर भारित व्यय, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा व्यय कौन सा? लोकसभा में मत द्वारा दिया गया अनुदान, लोकसभा में मत द्वारा दिया गया अनुदान, दिया गया अनुदान। याद करो जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, उसमें जो व्यय होते हैं उनको अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। तो दो प्रकार के व्यय बताए थे आपको, दो प्रकार के व्यय होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं याद करो। एक व्यय वो होता है जो संचित निधि पर भारित होता है ना, संचित निधि पर भारित व्यय, ऐसा व्यय जिसमें मतदान नहीं होता है, देना ही देना है, ठीक है। और दूसरा मतदान द्वारा दिया गया अनुदान, अर्थात वो व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी संचित निधि पर, संचित निधि पर गैर भारित व्यय, ठीक है। तो इस पर मतदान होता है और इस पर मतदान नहीं होता है। तो मतदान अगर जैसे मान लो कोई व्यय
कि ये वाला हमें खर्च चाहिए, ठीक है, तो संसद में मतदान करवा दो लोकसभा में। अगर लोकसभा ने मतदान में फेवर ले लिया तो मिल गया व्यय, और अगर अगेंस्ट में चली गई तो व्यय नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे मान लो हमने घर में कहा अपने फादर से, अपने परिवार में जो भी गार्जियन है कि हमें कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, तो आपने 5,000 रुपये मांगे, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, इस महीने कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। अपोजिट हो गए घर वाले, तो आपको ये नहीं मिलेगा, यानी मतदान अपोजिट में चला गया। ऐसे ही संसद में होता है, ठीक है, कुछ मांगे रखी गई, वहां मतदान करा दिया गया। अगर फेवर में मतदान हो गया हमारे मांग के फेवर में तो मिल जाएगा, और अगेंस्ट में हो गया, ज्यादा सदस्य उसके विरोध में चले गए तो आपको नहीं मिलेगा। यानी वो व्यय जो मतदान के द्वारा दिया गया है, और जो मतदान के द्वारा दिया जाता है वो संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के व्यय होते हैं। तो जो दो प्रकार के व्यय हमें अलॉट किए गए वो व्यय इस विनियोग विधेयक में लिख दिए जाते हैं। एक प्रकार की ये चेक है, ठीक है, और इसको उठाया हमने, लगा दिया, ठीक है, लोकसभा में, और लोकसभा ने इसको पारित कर दिया। ये पारित इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोकसभा में जो सरकार बहुमत में है उसी के सदस्य तो वहां होंगे, उसी पार्टी के सदस्य होंगे ज्यादा, तो वो लोग इसको पास तो कर ही देंगे। तो विनियोग विधेयक कभी गिरेगा नहीं, वो पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ही विनियोग विधेयक पास हो जाएगा तो संचित निधि पर भारित व्यय जितना है वो पैसा मिल जाएगा सरकार को, और जो संचित निधि पर भारित नहीं है वो पैसा भी मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? संचित निधि से पैसा मिलेगा। संचित निधि क्या होती है? एक ऐसा फंड होता है, ठीक है, इसमें पैसा जमा होता है, इसमें धन होता है, और इसकी रक्षा कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा इसकी क्या है? गार्जियन है, ठीक है, ये रक्षक है, ठीक है। सरकार इससे तब तक पैसा नहीं निकाल पाएगी संचित निधि से जब तक कि विनियोग विधेयक नाम का विधेयक यहां पास नहीं होगा। जैसे ये पास होगा संचित निधि का दरवाजा खुल जाएगा और सरकार को ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आगे इस बात समझ में, सरकार को धन प्राप्त हो जाएगा। तो पहले धन इशू किया गया, फिर धन निकाला गया, कहां से? संचित निधि से। ये पांचवा चरण है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। विनियोग विधेयक में कितने प्रकार के खर्चे लिखे होंगे? 2 प्रकार के, संचित निधि पर भारित व्यय और जो संचित निधि पर भारित नहीं है। ये दोनों, ये मान लो 500 करोड़ था और ये था 2000 करोड़, तो 500 करोड़ इससे मिलेगा और 2000 करोड़ भी इससे मिलेगा। सरकार को इतना मिल जाएगा। सरकार अब इसे जहां जहां जरूरत है वहां वहां उसको खर्च करेगी, ठीक है। तो सरकार को दिया गया धन सरकार उसी जगह खर्च करेगी जहां के लिए उसको दिया गया। अगर सरकार कहीं अलग खर्च कर देती है तो फिर इसकी जांच बैठ जाएगी, ठीक है। जांच कौन करेगा? संसद की समितियां। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। बताओ यहां तक समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, ठीक है। तो ये 5वां चरण कंप्लीट होता है, ठीक, क्लियर। तो जो विनियोग विधेयक होता है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वित्त विधेयक का पारित होना, 6वां और लास्ट चरण, वित्त विधेयक का पारित होना। ये लास्ट चरण है। जो फाइनेंस बिल है वो पास होगा। अब लास्ट फेज है, लास्ट चरण है। तो ये बिल भारत सरकार के उस वर्ष के लिए वित्तीय प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए लाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार के वित्तीय प्रयासों
को प्रभावी बनाने के लिए लाया जाता है, बनाने के लिए लाया जाता है। तो ये वित्तीय प्रयास क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल एफर्ट होते हैं सरकार के, बेसिकली ये इनकम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस वित्त विधेयक में धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं, है ना। इस वित्त विधेयक में धन विधेयक की सारी शर्तें लागू होती हैं, शर्तें लागू होती हैं। अब याद करो पिछला क्लास जिसमें हमने आपको धन विधेयक पढ़ाया था, धन विधेयक यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा आर्टिकल होता है 110, और 110 आर्टिकल जो होता है उसमें 6 बातें हैं, 6 उपबंध हैं, ठीक है। तो जिस विधेयक पे वो 6 उपबंध होते हैं, जैसे टैक्स लगाना, संचित निधि पर भारित व्यय, ये आपको बता चुके हैं। तो वो सारे उपबंध इस वित्त विधेयक में होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 के 6 प्रोविजन या उनमें से कोई एक शामिल होता है तो वो मनी बिल हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो वित्त विधेयक ये क्या बन जाएगा, ये मनी बिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस मनी बिल में सरकार की जो आय होती है, ठीक है, यानी टैक्स से जुड़े हुए मामले, ठीक है, इसका वर्णन यहां पर होता है, ठीक है। तो जो वित्त विधेयक होता है ये बेसिकली बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता दिलाता है, ठीक है। ये बजट के आय पक्ष को, बजट के इनकम जो वाला पार्ट है, आय पक्ष को विधिक मान्यता दिलाता है, मान्यता दिलाता है। अब इस पॉइंट को समझ लो, आय पक्ष को विधिक मान्यता दिलाता है। आय कहां से होगी, टैक्स से, ठीक है। तो कितना टैक्स कहां से लगाना चाहिए उसको ये लीगल रिकॉग्निशन दिलाता है, ठीक है, वित्त विधेयक, ठीक है। तो कहां से कितना आय होगी, ठीक है, कितना टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है, उसको ये लीगल रिकॉग्निशन यानी विधिक मान्यता दिलाता है, उसको मतलब कानूनी मान्यता दिलाता है। यदि सरकार कितना टैक्स लगाएगी ये इस वित्त विधेयक के माध्यम से उसे मान्यता मिल जाती है, ठीक है। तो ये बजट के आपने 6 चरण देखे। अब एक चीज यहां पर याद रखना है कि जो वित्त विधेयक होता है ये 75 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए, ऐसा एक अधिनियम में ये बात लिखी है। और वो अधिनियम है अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931। उसमें ये बात लिखी है कि वित्त विधेयक 75 दिनों में प्रभावी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वित्त विधेयक का पारित होना क्या बताता है, बजट, सरकार के बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता दिलाता है, यानी सरकार कितना टैक्स लगाएगी उसको ये लीगल रिकॉग्निशन दिलाता है, यानी सरकार कितना टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखे बजट के 6 चरण, यानी बजट की जो प्रक्रिया पूरी होती है वो 6 चरणों में पूरी होती है। हमने एक एक चरण को बहुत डिटेल में समझाया है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का जवाब आप ले सकते हैं, या उसका हम जूम पर लाइव डाउट सेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।